नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं आपके अलग अलग पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एस्पेक्ट्स को लेकर कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक लंबी अवधि में अलग अलग निवेश के माध्यम ढूंढ रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप यहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक्स पे भी हम बातचीत करते हैं जो कि आपकी इस जर्नी को और बेहतर बना सकता है। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि फेसबुक और एक्स फॉर्मर ट्विटर के जरिए आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है, उसका इस्तेमाल करिए और वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़िए। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना सवाल भेजकर हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद हैं। आज प्रतिभा मैम किताबों की बजाय शब्दों के आगे बैठी हुई हैं। तो प्रतिभा मैम से आज हम बातचीत करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक जो होगा वो आम आदमी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस समय। और हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा दौर आता है जबकि हमें विदेश यात्रा करनी होती है आम तौर पे। और जब विदेश यात्रा की बारी आती है तो विदेश यात्रा से पहले आज की डेट में एक चलन बहुत बढ़ा हुआ है विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का या फिर फॉरेन एजुकेशन लेने का। तो फॉरेन एजुकेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, और किन किन चीज़ों की आप ज़रूरत है और किन किन चीज़ों पे आपका निवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब पर भी हम बातचीत करेंगे प्रतिभा मैम से। तो प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने जो निवेशक हैं, हमारे व्यूअर हैं, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या कुछ हमारे व्यूअर खुद पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। सो उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे आप, क्योंकि नया देश है, नया जगह होगी, बहुत खर्चा आएगा। सो इसमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। तो पहले तो ये टॉपिक को लेकर आपके पास क्या क्वेरी आती हैं, आप कैसे डील करते हो इन्हें? आजकल अगर आप देखेंगे तो एक नया दौर जैसा चला है। 20 साल पहले लोग जाते थे विदेश में पढ़ाई करने के लिए, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आज की तारीख में सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अंडर ग्रेड लेवल, मतलब 12वीं खत्म हुआ कि नहीं, वो एजुकेशन के लिए 4 साल के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो ये जो है आम तौर पे मैं देखती हूँ कि बहुत लंबा प्लानिंग नहीं होता है। पेरेंट्स का, उनको पता नहीं रहता है कि बच्चों को विदेश जाना होता है। वो पहले तो सोचते हैं इंडिया में ही एजुकेशन करेंगे, और सडनली उनको लगता है कि अभी विदेश जाना चाहिए। तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इंडिया एजुकेशन का जो खर्चा हम प्लान करते हैं वो बहुत कम होता है। मतलब 10 से 12 लाख रुपया साल का होता है, वो कम नहीं है, लेकिन विदेश के कंपैरिजन में कम है। तो पूरे 4 साल का 40 से 50 लाख का हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। सडनली अगर कोई बोलता है कि मुझे विदेश में एजुकेशन करना है, तो पहले तो आपको 50 लाख सालाना लगेगा। मतलब 4 साल का 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक आपको प्लानिंग करना है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे इन्फ्लेशन की बात होती है, इंडिया में इन्फ्लेशन हम लोग लेते हैं कि 5 साल का बच्चा है, 13 साल के लिए 7% का इन्फ्लेशन ले लेते हैं, लेकिन विदेश के लिए कम लेते हैं, 4% लेते हैं। वहीं पे 2-3% हमें करेंसी फ्लक्चुएशन के लिए भी लेना पड़ता है। तो घूम फिर के उतना ही हो गया। मतलब 7% अगर आप लेंगे तो 10 साल में ये जो खर्चा है 2.5 करोड़ होने वाला है, वो डबल हो जाएगा, मतलब 5 करोड़ हो जाएगा। तो बहुत बड़ा रकम होता है और अच्छी तरह से बारीकी से प्लानिंग करने की जरूरत है। तो प्रतिभा मैम, जो खर्चे एक साथ सामने दिख रहे हैं, ये प्रोमिनेंट खर्चे हैं, यानी कि ट्यूशन फीस का खर्चा कह लीजिए, ट्रैवलिंग का खर्चा कह लीजिए, वहाँ पर आपको रहने का खर्चा कह लीजिए, आपकी हेल्थ का जो एक बजट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टडी मटेरियल भी है। तो अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालें तो वैसे तो सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, और उसके बाद सेकेंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, या किसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? एक तो ये नॉन नेगोशिएबल है कि अगर आप विदेश जा रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। तो मतलब सबको करना ही है, तो दैट उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो रहने का खर्चा होता है और खाने पीने का खर्चा होता है। जो रहने का खर्चा है, तो पहले उधर जाके अगर तहकीकात करेंगे कि कौन सा है, कैसे उनका माहौल है, कहाँ पे रहने वाले हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन है, हॉस्टल है। और ऐसे भी हम लोग सोचते हैं कि जो अभी हमने भेजा बच्चे को, वो 4 साल तक वहीं पे रहेगा। जैसे जैसे वो सीनियर बनता है तो उसको शेयर्ड अकोमोडेशन नहीं चाहिए, इतने सारे शेयरिंग नहीं चाहिए, तो खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो एक तो आपको बच्चे को
सिखाना होगा कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप अपने लिमिट के अंदर वो खर्चा करें। और ईटिंग आउट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी प्लानिंग पहले से किया जाए। थोड़ा बहुत बेसिक कुकिंग अगर वो जान ले तो अच्छी बात है। मैम, खर्चा खाने पीने में तो हमारे जैसे लोगों को और ज़्यादा ही होता है आम तौर पे। शायद एक बार को कंट्रोल भी कर ले, लेकिन हम तो शायद ही कंट्रोल कर पाए खाने का खर्चा। ओके, दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि अब कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी किस तरह की है। आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जिसकी करेंसी आपके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ खर्चा और कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे करेंसी स्टेबल है या आपके एट पार है, तो फिर भी उतना इम्पैक्ट नहीं आता। सो इंडियन करेंसी में इसको कैसे इवैल्यूएट करें कि आपको बाहर जाके क्या करने वाला है और किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे आपको डील करनी है इसमें? देखिए, अगर कोई भी कंट्री, मोस्टली कहाँ पे जाते हैं एजुकेशन के लिए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जा सकते हैं। तो ये कहीं पे भी जाते हैं तो हमने देखा है लोग 50 से 60 लाख के बीच में अगर बजट करते हैं तो इतना हो जाता है। लेकिन एक चीज और, मतलब करेंसी से ज्यादा इवैल्यूएट करने की जरूरत है। एक को ऑप का ऑप्शन मिलता है, जो खर्चा कम करने की बात होती है। को ऑप मतलब आप एक सेमेस्टर में पढ़ाई करते हो, या एक सेमेस्टर के अंदर 3 महीना आप पढ़ाई करते हो, 3 महीना आप इंटर्नशिप लेते हो। और ये इंटर्नशिप्स कम सैलरी वाला इंटर्नशिप्स नहीं होता, अच्छे खासे पे करने वाले इंटर्नशिप्स होते हैं। तो अब 4 साल का कोर्स है, वो कभी कभी 5 साल भी हो जाता है। एक्चुअली कोऑप लोगे तो 5 साल हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा अच्छा सा इंटर्नशिप मिलने की वजह से बहुत सारा खर्चा बच्चा खुद उठा सकेगा, अपने रहने का, खाने पीने का, एक्सेट्रा। और बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलता है। 4 साल सिर्फ किताबों में आप पढ़े रहोगे, इससे अच्छा रियल लाइफ वर्किंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एक तरीका है। कहाँ भी जाओ आप, कोऑप अगर पॉसिबल है तो वो ऑप्ट इन कर ले। 1 साल भले ही ज्यादा लगे, लेकिन लंबे समय अवधि के लिए अच्छा होगा, कॉस्ट वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, एवरीथिंग। मैम, इसके अलावा आम तौर पे जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आप सिम कार्ड तो वहाँ का ले लेते हो, लेकिन यूजुअली लोग बैंक अकाउंट नहीं खोलते वहाँ पर। सो ये क्या इम्पॉर्टेंट है? 1, 2, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, वीज़ा के एक्सपेंसेस, बहुत मिनिमल से एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन ये भी बहुत क्रूशियल होते हैं। सो इनको कैसे एसरटेन करके चलें? ये एक्चुअली ये सब भूल जाते हैं लोग, सिर्फ ट्यूशन फी के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये नॉट ओनली ट्रैवल का एक्सपेंसेस, अगर आपको अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कंसल्टेंट होता है, वो कंसल्टेंट का एक्सपेंस काफी महंगा होता है, उनका चार्जेस भी, वो भी आपको लेना है। वहां का तो बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, कोऑप है, इंटर्नशिप है, वर्क वाइल यू अर्न वाइल यू वर्क वाले अपॉर्चुनिटीज है। ये सब में अगर आप काम करोगे तो लोकल बैंक अकाउंट रहना बहुत जरूरी है, वहीं पे आपको क्रेडिट होगा। तो ये बैंक अकाउंट तो खोलना ही है। और ये स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये सब में एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, वहां प्रिपेयर करने के लिए भी लगेगा, और वीजा चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा। तो आपके केस में अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, आपके बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जिनको हमने जॉट डाउन किया और उनको आप इस तरह से लेके चलिए। ये एक मोटा मोटा आकलन है, लेकिन इनको आप आधार मानकर अपना निवेश या अपनी प्लानिंग को एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तो आज हमने आउट ऑफ द बॉक्स एक नया टॉपिक चुना है इस तरह के निवेशकों के लिए जो कि बाहर जा रहे हैं। अब दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, ललित कुमार सिंघवी साहब मौजूद हैं उदयपुर से बातचीत करने के लिए। सिंघवी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सिंघवी साहब। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। सर, मैंने एसआईपी की पूरा पोर्टफोलियो भेजा है। एक तो पोर्टफोलियो कैसा है? ओके। और मेरी एज 75 है जी। और मैं 5 साल तक और करना चाहता हूँ, 80 साल तक की उम्र में। ओके। तो इस पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना है? ओके। तो प्रतिभा मैम, या फिर मेरे को और कुछ चेंज करना, और मैं हर साल 10% बढ़ा सकता हूँ? ओके। प्रतिभा मैम, ललित जी का सवाल, 75 साल की इनकी उम्र, 36,000 के आसपास की एसआईपी है इनकी, और इसमें 10% के आसपास का स्टेप अप कर सकते हैं। 80 साल में ये, यानी कि अगले 5 साल के अंदर ये एसआईपी अपनी ख़त्म करेंगे, और वहाँ पर इनको अपने कॉर्पस को देखना होगा। फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन करें क्या? बहुत बधाई हो ललित जी, आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो चुना है। आम
पे लोग रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं और आप अभी भी निवेश कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपने शायद ये अच्छे प्रोग्राम्स देखने की वजह से या फिर मतलब इंटरेस्ट की वजह से अच्छा फंड्स है आपके, जो आज की तारीख में आपका इन्वेस्टमेंट्स है। आपने ऑलरेडी 15,20,000 तक आप इन्वेस्ट कर चुके हो लमसम में, और 36,000 का SIP आपका आप कर ही रहे हो, तो 12% रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो टोटल 57 लाख तक इकट्ठा हो जाएगा और 5 साल में। जहां तक फंड्स है, फंड्स आपके अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स है, तो इसको कभी कभी अगर फंड्स अच्छा भी करे तो आप मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमने कुछ सुझाव दिए हैं। इंक्रीज करना है कुछ फंड्स में आपका, जैसे निप्पॉन लार्ज कैप में आप 2,000 के बदले में 5,000 का करें। इससे दो चीज होती है जो हम सजेशन दे रहे हैं, कि आपका टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 55% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप हो जाएगा। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये एसेट एलोकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो निप्पॉन लार्ज कैप तो इंक्रीज करना है, मेरा एसेट लार्ज कैप को भी 5,000 इंक्रीज करना, मतलब 3,000 से इंक्रीज करना है। मेरा ऐसा लार्ज एंड मिड कैप को भी इंक्रीज करना है, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप को 3,000 से, ये सब 3,000 से इंक्रीज करके 5,000 कर दीजिए। और एक्सिस मिड कैप जो है उसको अभी आप 2,000 कर रहे हैं, 2,450 करना है। जो आप अभी कर रहे हैं रिटेन कर सकते हैं, कैनरा रोबेको टैक्स सेवर, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और टाटा टैक्स सेवर। और रिड्यूस जो है थीमेटिक फंड है, HDFC डिफेंस फंड, तो उससे आप 2,000 रुपया रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने पूरा वो लिस्ट बना के दिया है आपको कि कहाँ पे रिड्यूस, कहाँ पे स्टॉप। और स्टॉप जो करना है, बंधन स्मॉल कैप स्टॉप कर सकते हैं, UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स स्टॉप कर सकते हैं, और DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड स्टॉप कर सकते हैं। सुंदरम डिविडेंड डील भी आप स्टॉप कर सकते हैं। इससे आपका एसेट एलोकेशन अच्छा हो जाएगा। फंड्स तो सारे ही अच्छे हैं। तो एसेट एलोकेशन हो जाएगा, आपके फंड्स का चुनाव वैसे ही बेहतर है, लेकिन एलोकेशन होने के बाद थोड़ी और बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं वाराणसी, वहाँ पर हमारे साथ मोना अग्रवाल जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोना जी नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मोना जी नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओके, वो भी थोड़ा बाहर गए हुए हैं। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू अग्रवाल साहब, आप का क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। हमें 40 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है, वो हमारे पास आया है। जो प्रॉपर्टीज है, और 10 इयर्स का हॉरिजन है, और हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमें किन किन फंड्स में करना चाहिए, और कितने कितने पीरियड में करना चाहिए, और किस फंड्स में पहले पास करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे उसको ट्रांसफर करना चाहिए, ये तो इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस लेना। ओके, तो प्रतिभा मैम करीब करीब 10 साल के लिए ये पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, और रफली 1.25 करोड़ के आसपास का ये निवेश करेंगे, मतलब 1.25 करोड़ की ये पूंजी साध के चल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर, 1। दूसरा, कौन कौन से फंड सिलेक्शन हो, क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि एक मुश्त डालें या SWP करें, धीरे धीरे ट्रांसफ़र करें, कैसे करें ये? आपने अभी 40 लाख इन्वेस्ट करना है और आपको चाहिए 1.25 करोड़ के करीब 10 साल में। ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा अगर 12% का रिटर्न लेंगे तो लेकिन एक चीज आपको याद रखना, आपने बताया कि कुछ रियल एस्टेट बेच के ये पैसा आया है, लेकिन आपका जर्नी जो है इक्विटी में काफी वॉलेटाइल रहेगा। ये तो ऑन पार फॉर द कोर्स है, ये रहने ही वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और इस जर्नी को अच्छा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। लार्ज कैप एक्सपोजर अगर आप 60% रखेंगे और बैलेंस जो है मिड और स्मॉल कैप में 25 और 15% रखेंगे, तो आपका जर्नी फिर भी वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे और लंबे समय आपकी 10 ईयर्स के लिए रहने में सुविधा हो जाएगी। ये काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। तो हमने जो फंड सिलेक्ट किए हैं उसमें से हम ये बताते हैं कि 25% यानी कि 10 लाख, 40 का 25% मतलब 10 लाख रुपए आप लमसम में डाल सकते हो ये फंड्स में, और बाकी का जो 75% है 30 लाख वो STP के जरिए डालें 15 हफ्ते के अंदर। अगर इस दौरान में कुछ मार्केट में बहुत बड़ा गिराव आया और करेक्शन आ गया, तो आप उस टाइम पे STP स्टॉप करके पूरा का पूरा लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा ये सुझाव होगा कि आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में करें 8 लाख। इसमें जैसे बताया 10% अभी डाल सकते हैं लमसम में, बाकी STP के जरिए। PPFS फ्लेक्सी कैप में 8 लाख, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 6 लाख, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 6 लाख, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 4 लाख, एक्सिस मिड कैप में 4 लाख और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 4 लाख। तो ये एक अच्छा सा बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा आपके इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए। ऑल द बेस्ट।
तो आपको रियल एस्टेट से पैसा आया है और आप इक्विटी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जर्नी अलग तरह का होगा, लेकिन आपको तरीका बताया गया है प्रतिभा मैम की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना निवेश कैरी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, प्रतिभा मैम बनी रहेंगी हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिभा गिरीश मैम से, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम आज। अगर आपका विदेश में पढ़ाई का एक मूड है, तो आप किस तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ दर्शकों सवालों के जवाब भी हम ले रहे हैं। वेंकटेश हमारे अगले दर्शक है, जो कि हैदराबाद से मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वेंकटेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वेंकटेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि अभी मेरा एज 47 है। ओके। जब मैं रिटायर होऊंगा 60 को, उस टाइम तक मुझे एक्चुअली अराउंड 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। Okay. 10 करोड़ का पूरा मिला के 10 करोड़ का कॉर्पस इनकम दिखना है उसमें। हाँ, तो अभी आपकी एसआईपी 40,000 के आसपास की है, राइट? नहीं, 40,000 नहीं, एक्चुअली वो जब मेल करा था जब 40,000 है। बट अभी तो 60,000 HDFC डिफेंस फंड में भी एवरी मंथ 20,000 डाल रहा हूँ। ओके। और उसके अलावा क्वांट PSU और ये सब में जो भी NFOs आ गए, तो ऐसे 50,000 इन्वेस्टमेंट करके चले गया, और उसको फिर एवरी मंथ SIP भी करने वाला हूँ। ओके, तो अभी आपकी टोटल एसआईपी 60,000 रुपए की है, राइट? हाँ, 60,000 की है फिलहाल। ओके, तो लमसम फंड जो है ऑलमोस्ट 2 लाख तक का ऑलरेडी इन्वेस्ट करके लगा दिया। पहले NFO जब खुला नया NFO तो तब ले लिया मैंने। तो वेंकटेश सर, अभी आपकी उम्र 47 है और आप 60 में रिटायर होने की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, राइट? हाँ। ओके, तो प्रतिभा मैम 13 साल अभी बाकी हैं और करीब 60,000 रुपए के आसपास की एसआईपी इनकी चल रही है। 2 फंड्स में इनका ऑलरेडी एक मुश्त निवेश भी है, और ये 10% के आसपास स्टेपअप भी कर सकते हैं। 10 करोड़ इन्होंने बोला है कि ये पहुंच जाएंगे क्या वहां तक? आप क्या राय रख रहे हो? देखिए, आप 2 चीज अच्छा कर रहे हो। एक तो स्टेप अप कर रहे हो, और आपने जब क्वेश्चन भेजा उसके बाद भी आपने एसआईपी इंक्रीज कर लिया, तो स्टेप अप के जरिए पॉसिबल है। जस्ट जनरल एसआईपी अगर आप सिर्फ 40,000 का करोगे, तो नॉर्मल एसआईपी से आपका 1.5 करोड़ तक बन जाएगा। स्टेप अप 10% से करोगे तो 2.5 करोड़ तक का आपका अमाउंट बन जाएगा। और जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने ऑलरेडी 75,000 इन्वेस्ट कर लिया, वो भी 3.5 लाख तक बनेगा। तो टोटल अबाउट 2.5 करोड़ तक आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको इसका बहुत ज्यादा 10 करोड़ का अगर टारगेट है, तो आपको एसआईपी इंक्रीज करना पड़ेगा स्टार्टिंग, और उसके ऊपर एसआईपी करना पड़ेगा। 40,000 के ऊपर हमने कैलकुलेशन बताया। जहां तक आपके फंड्स की सवाल है, आपका राइड बहुत अच्छा रहा होगा अभी तक, क्योंकि आप 13 इयर्स का जो लंबा समय अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है आपका पोर्टफोलियो। करीब 63-65% तक आपका स्मॉल और थीमेटिक फंड्स में है। तो हमें लगता है कि अगर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, तो इसको थोड़ा कंजर्वेटिव बनाना जरूरी है, कि ये रिवर्स कर दे कि स्मॉल कैप में जितना है वो लार्ज कैप में करने। तो इसके लिए हम ये सुझाव देते हैं कि आप पहले तो वो जो व्हाइट ओक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और HDFC डिफेंस में कम कर दे, क्योंकि कैटेगरी एलोकेशन ज्यादा है। व्हाइट ओक मिड कैप में 2,000 से कम कर दीजिए एसआईपी को, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 11,000 से कम कर दीजिए, और HDFC डिफेंस में 4,000 से कम कर दीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 7,000 वो बंद कर दीजिए, और उसके बदले में ऐड कीजिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी 10,000 का एसआईपी, PPFAS फ्लेक्सी कैप 8,000 का, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा 8,000 का। इससे आपका बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे आप स्मॉल कैप फोकस्ड हो, अब लार्ज कैप हो जाएगा, और आपका वॉलिटिलिटी कम होगा, और बने रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो थोड़े बहुत बदलाव आपके फंड्स में किए गए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बेंगलुरु चलते हैं, वहां पर हमारे साथ वैभव जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरी एज 34 है। मेरे को नेक्स्ट, जो कि मेरी एज 45 हो जाएगी, एंड ऑफ 11 इयर्स में मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर आगे जाना है। मैंने आज के टाइम पे 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी मंथ में
40,000 हर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख होता है। तो और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ मेरे बच्चे के लिए भी सेव करना है पैसा, जो कि अराउंड 1 करोड़ हो जाता है फॉर एजुकेशन। ओके, तो जो वैभव जी आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की है, ये इंडिपेंडेंस का कोई नंबर आपने एवेलुएट कर रखा है क्या? हाँ, मैं अराउंड 6 to 7 करोड़ का फंड जमा करना चाहूँगा एट दिस 45 एज। चलिए, तो प्रतिभा मैम 10 से 11 साल, रादर 11 साल का एक प्रिसाइज समय इनके पास है और करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास की SIPs कर रहे हैं, अलग अलग जो इन्होंने फंड्स आइडेंटिफाई करके हमें भेजे हैं उसमें। और ये 11 साल में 1 करोड़ एक इन्हें चाहिए और अपने लिए 6 से 7 करोड़ का एक कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 7 करोड़ का कॉर्पस 10 साल में इस SIP के साथ पॉसिबल है? अगर नहीं है तो क्या करें? वैभव जी कॉन्ग्रेचुलेशन, 34 की एज में आप सोच रहे हैं कि 10 साल में इंडिपेंडेंस मिल जाए। एक ही चीज ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपने खर्चे पे भी ध्यान दें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना स्पेंड कर रहे हो और उसका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हो रहा है। जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आपने ऑलरेडी 10 लाख रुपीज लमसम किया है, प्लस आप 2 लाख का SIP कर रहे हो। अगर इसी बिना स्टेप अप के आप करते रहोगे, नॉर्मल SIP करोगे, तो 5.5 लाख सिर्फ SIP से बनेगा और ये जो 10 लाख है वो 35 तक बन जाएगा, मतलब करीब करीब 6 करोड़ का आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10% स्टेप अप करोगे तो आपका कॉर्पस 8.75 करोड़ बन जाएगा। मतलब आपका 1 करोड़ का भी जो बच्चे का एजुकेशन का वो, और आपने बोला था 7, ये तो 8 बन जाएगा। तो ये सुझाव रहेगा कि आप 10% इंक्रीज करें। लेकिन एक चीज आपके जो इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंट दिखा है आज तक, जब भी हम देखते हैं तो वो बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स होता है। आपका रिवर्स है, आप सिर्फ 34 के हो और 10-11 साल के लिए सेव करो और बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। लार्ज कैप फोकस बहुत ज्यादा है, 70% लार्ज कैप है। तो हमारा ये सुझाव होगा, थोड़ा मिड और स्मॉल कैप अगर आप ऐड करेंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न्स ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा किकर मिल सकता है। तो इसलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं कि आप जो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को रिटेन करो, 40,000 करो, SBI कॉन्ट्रा, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को सब कम कर दो, 30,000 करो। और इसके बदले में मिड और स्मॉल कैप ऐड करने के लिए एक्सिस मिड कैप में 20,000 और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 20,000 करो। तो आपको ये दोनों का अपसाइड भी मिलेगा। जी, तो आपको थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन भी ज़रूरी है सेफ्टी के साथ साथ। तो दोनों हिसाब से आप अपने फंड्स को थोड़े बदलाव कर सकते हैं और आप शायद इसको अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए दिखाई पड़े। प्रतिभा मैम, आपकी तरफ से अब टॉप 4 फंड्स। टॉप कैनरा रोबेको, जैसे मैं बता रहे थे, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पराग एक लॉन्ग टर्म फंड और एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड। ये प्रतिभा मैम, आपके पीछे डाइवर्सिटी लिखा है या डाइवर्सिफिकेशन लिखा है? डाइवर्सिफिकेशन, इसी की बात हो रही थी, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड है डाइवर्सिफिकेशन के बाद। मुझे लगा ही था ये वेल है या वेल्थ है? अच्छा, वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन। घर में भी आप इसी तरह की चीजें यूज करते हो क्या? यही टर्म से बात करते हो? मुझे लगा था ये सिर्फ यही के लिए है ये। आज तो मैं मीटिंग पे आई थी, वॉल देख के मैं इधर बैठ गई कि ये तो दिखाना ही है, डाइवर्सिफाई करो। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन इसकी ये तो जरूरी है, तो इसी के साथ ही चल रहा होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हर बार की तरह, और गाइड करने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।